नमस्कार, जन उत्तराखंड में आपका स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। बढ़ेंगे खबर की ओर। बागेश्वर उपचुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। बागेश्वर चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में सियासी घमासान मचा हुआ है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। वहीं बीते दिनों सूचना पर एसओजी और निर्वाचन आयोग ने चेकिंग के दौरान एक वाहन को सीज किया था, जिसमें 1,83,000 रुपए बरामद किए गए। इसी के साथ वहां पर कांग्रेस की प्रचार सामग्री भी बरामद की गई। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि चुनाव आयोग का चुनाव कराने का अपना तरीका होता है और वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगा। सूचना मिलने पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है। विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। ऐसे में उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। नमस्ते मंत्री जी। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव करवा रहा है। जैसे उनको कोई सूचनाएं मिलती हैं तो चेकिंग्स भी चलती हैं, तो सभी की चेकिंग हो रही है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी पार्टी है। इसमें निष्पक्ष ढंग से चुनाव आयोग अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसको अपना काम करना भी चाहिए। और कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप कर रही है और करती आ रही है चुनाव को लेकर के, उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि किस प्रकार से वो इस चुनाव को खराब करने के लिए, किस प्रकार से इस चुनाव में धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कांग्रेस करना चाहती है। सब देख रही है बागेश्वर की जनता। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य चनोदा पहुंची, जहां उन्होंने हर वर्ष की भांति 2 सितंबर को शहीद दिवस मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस दौरान अमर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश में जितने भी आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों में सोमेश्वर की बोरारो घाटी के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्रतिभाग किया और देश को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। वहीं गांधी इंटर कॉलेज के छात्रों के द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। देखिए, हमारे विधानसभा सोमेश्वर में और जनपद अल्मोड़ा में 2 सितंबर को विशेष दिन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। 2 सितंबर अपने आप में शहीदों का वो दिवस है जिसके लिए हमारे बोरारो घाटी के हमारे आम जनमानस के लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी। यही गांधी आश्रम है जो उनके इस शहादत का प्रतीक के रूप में हम सबके बीच में अस्तित्व में है। आज ही के दिन हम सब लोग अपने बोरारो घाटी के शहीद हुए उन सभी महानुभावों को याद करते हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए लगातार अपने इस घाटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक का दूरस्थ सील गांव मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है। वहां पर ग्रामीण आज भी सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब ग्रामीणों के द्वारा गांव से जच्चा बच्चा को लोहाघाट अस्पताल लाने के लिए डोली के सहारे 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और उबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर मुख्य सड़क तक लाया गया, जिसमें 15 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल रहे। आज संडे का दिन है। अगर 2-4 बच्चे, ये 3 बच्चे स्कूल के नहीं होते तो इनको आज ये इतवार होने के मतलब ये पेशेंट जो है तो इनको पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग जो है तो बुढ़े आदमी जिसमें 60-62 साल की उम्र है, हमको भी जाना पड़ रहा है। बड़ी दिक्कत आ रही है। देख रहे हो कि ये वीडियो भी भेज रहे हैं और ये 4 आदमी हैं कुल और दुर्गम रास्ता है। बहुत परेशानी हो रही है हमारे लिए। कोई हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। बच्चे स्कूल जाते तो अगर आज बच्चे नहीं होते तो हो सकता है कि ये पेशेंट भी कहीं रास्ते में ही दम न तोड़ दे। ऐसी मुसीबत हो रही है हमारे लिए। बच्चे स्कूल थे तो हम अपने पेशेंट को ला नहीं पाए। अब बच्चे साथ में है, संडे है तो बच्चों का ही सहयोग है और 2-3 लोग सज्जन लोग हैं। बस हो गया ये समस्या। आप लोग देख सकते हो
रोट होती तो ऐसी समस्या में थोड़ी जूझते। कल 2:30 बजे से है पेशेंट, तबीयत खराब उसकी, और चच्चा बच्चा आगे चले गए, चच्चा बच्चा भी हमारे साथ में है। बीते दिन सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकार ने बड़ी सौगात दी थी। इस पर धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चामोली का कहना है कि मुझे आशा है कि राज्यपाल के पास फाइल जाने के बाद उस पर मुहर लग जाएगी। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। जो 10% का क्षेत्रीय आरक्षण आंदोलनकारी उनके आश्रितों को मिलता था, पहले मिला है, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ भी लगी हैं, और उसके बाद अचानक उसको बंद कर दिया गया। प्रतिबंधित हाईकोर्ट के आदेशों से उसको रोकना पड़ा। समय समय पर प्रयास हुए, हरीश रावत जी की सरकार में प्रयास हुआ, उसके बाद की तमाम सरकारों ने प्रयास किया और इसका प्रस्ताव राज्यपाल के यहाँ गया, लेकिन कुछ न कुछ उसमें त्रुटियाँ रही होंगी संभवतः, जिसके कारण वो स्वीकृत नहीं हो पाया। फिर से सरकार ने उसको पूरा अध्ययन करा के और जो उसमें खामियां थी उनको ठीक करते हुए कैबिनेट से को क्लियरेंस दिया है, और अभी 5 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, तो विधानसभा में उसको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति मिल जानी चाहिए और ये कानून बन जाना चाहिए, इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। इन दिनों उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर सरकारी महकमे चिन्हीकरण की कार्यवाही कर रहे हैं, तो कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से अतिक्रमण की कार्यवाही का विरोध भी लगातार जारी है। व्यापारी वर्ग पर रोजगार तो आवासीय मकानों पर आवास का संकट आन पड़ा है। इसके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को ग्वालदम हेलीपैड पर मीडिया को दिए अपने बयान में सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो मजबूर लोग हैं और जिनके रोजगार प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो अतिक्रमण का है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है, लेकिन यहाँ मजबूरी भी है, दिक्कतें हैं, क्योंकि आपदा का भी समय है और पुराने समय से बसे हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है हर संभव सहायता पहुंचाई जाए, उनका नुकसान न हो, उस दिशा में सरकार भी सोच रही है। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई ई रिक्शा संचालक अपनी बैटरी बचाने के चक्कर में रात में बिना लाइट जलाए हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ई रिक्शा के खिलाफ कई बार कार्यवाही भी कर चुका है, लेकिन ई रिक्शा संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं एसपी देहात का कहना है कि यदि कोई ई रिक्शा संचालक रात में बिना लाइट जलाए सड़कों पर दौड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चालान और सीज की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी ई रिक्शा केवल बैटरी बचाने के लिए रात्रि में लाइट बिना जलाए वाहन का संचालन करता है तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश सभी को दिए गए हैं, और इस संबंध में लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है ई रिक्शा चालकों को कि वे कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई ना करें कि बैटरी बचाने के चक्कर में लाइट ऑफ करके ई रिक्शा चलाएं। उससे दूसरों के जीवन संकट में हो सकता है, स्वयं उनका भी जीवन संकट में हो सकता है। कोई भी उनके वाहन में टक्कर मार सकता है, किसी से भी टक्कर लग सकती है। ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम रावली महदूद में ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए बहुउद्देशीय भवन की हालत अनदेखी का शिकार होने के चलते जर्जर हो चले हैं। आपको बता दें कि ग्राम रावली महदूद में ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए शिव मंदिर के साथ बहुउद्देशीय भवन का निर्माण भी करवाया गया था, जिसमें मंदिर परिसर में होने वाले अनुष्ठान, भंडारे या फिर शादी विवाह में उपयोग करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उक्त भवन को ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही और अनदेखी के चलते आज
आज उक्त बहुउद्देशीय भवन जो है जर्जर हालत में पहुंच चुका है, जिसमें आसपास के ग्रामीणों के द्वारा अपने मवेशियों को बांधा जा रहा है। उक्त मामले को लेकर ग्राम प्रधान प्रमोद पाल का कहना है कि उक्त मामला पहले संज्ञान में नहीं था, जबकि प्रधान प्रमोद पाल से पहले उनकी पत्नी उक्त ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम प्रधान रह चुकी है और अब खुद प्रमोद पाल ग्राम रावली महदूद के प्रधान हैं। उस समय से पहले लगभग 25 वर्ष पूर्व ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। लगभग इसी किसी ने कभी पूर्व प्रधानों द्वारा देख रेख नहीं की गई है ना, जिसके कारण ऐसी स्थिति में है। और मैं समय समय पर जब भी उधर से निकलता आता हूँ जाता हूँ तो जो मैं देखता हूँ कोई लोग थे पहले, तो उन लोगों में मना भी करता हूँ कि भाई इसके आसपास ना रहें, क्योंकि ये गिरने की स्थिति में है, कभी कोई घटना घटित हो सकती है, जनहानि हो सकती है, तो इसको मैं रोकता हूँ लोगों को। नहीं देखो, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने कई बार आते आते लोगों को समझाया कि भाई इसमें कोई ना रुके, कोई ना बैठे इसके अंदर। लेकिन एक वो हमारे यहाँ जो संजय पाल चुनाव लड़े थे प्रधान का, भी उनके फादर है उमराव सिंह, वो अपने पशु बांधते हैं वहाँ। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। लाल कुआं के बिंदुखता पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अशोक चक्र से अलंकृत अमर शहीद लॉस नायक मोहन नाथ गोस्वामी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इंदिरागढ़ स्थित शहीद स्थल पर शहीद लॉस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की प्रतिमा लगाने के सैनिक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए, मैं आज उस महान नायक को नमन करने यहाँ पर आया हूँ, जिसको पीस टाइम में जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जिसने 11 आतंकवादियों को मारा, अपने कई लोगों को बचाया, तो आखिर में खुद इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 पैरा के मोहन नाथ गोस्वामी जी, मैं उनको नमन करने यहाँ पर आया हूँ। डोईवाला क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से डोईवाला क्षेत्र में रह रहे भारी व्यक्तियों और किराएदारों का पुलिस सत्यापन अभियान जारी है। इसी क्रम में आज सुबह तड़के डोईवाला कोतवाली पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्स के साथ कुड़कावाला मुस्लिम बस्ती को घेर कर बस्ती में रहने वाले लोगों का पुलिस ने सत्यापन किया। अचानक बस्ती में पहुंची भारी पुलिस फोर्स से बस्ती में हड़कंप मच गया। डीआईजी देहरादून के दिशा निर्देशों पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान, एसएसआई राकेश शाह के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने बस्ती में दस्तक दी और लोगों का सत्यापन अभियान चलाते हुए संदिग्ध रूप से मिले 48 लोगों का पुलिस एक्ट में चालान कर उनसे 4,80,000 का जुर्माना वसूला गया। तो वहीं बस्ती में 7 टू व्हीलर गाड़ियों के सही कागज न दिखाने पर सभी 7 गाड़ियों को सीज कर कोतवाली लाया गया। हल्द्वानी के लाल कुआं पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने नैनीताल दुग्ध संघ के लाल कुआं स्थित फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट के विस्तार और कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वे पार्टी में 6 बार से ज्यादा विधायक रह चुके हैं और कई बार मंत्रियों के दायित्व भी निभा चुके हैं। ऐसे में जब जिसको जो जिम्मेदारी मिलनी होगी उसे तय करना मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन का काम है और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये पार्टी तय करती है भाई किसको क्या बनना है, ये पार्टी का निर्णय है। नाराज हो गए थे आप? कोई नाराजी नहीं, पार्टी किस किस से नाराज है। जिस पार्टी में 6 बार का विधायक 6 बार टिकट दे रखा है, 4 बार में कैबिनेट मंत्री की मैंने शपथ ली है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाओ,
तो मेरी नाराज़ी कहाँ से हुई? मेरी कोई नाराज़गी नहीं। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर दूर नीराकोट सिल्लान गांव की सड़क का उद्घाटन हो गया है। बता दें कि जनपद मुख्यालय के नजदीक होने के बाद भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंची थी, जिसके लिए ग्रामीणों ने काफी संघर्ष भी किया था। इस सड़क के उद्घाटन करने जैसे ही विधायक पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और साथ ही अपनी पारंपरिक संस्कृति रासो नृत्य कर खुशी भी जताई गई, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल भी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, आज उनका सपना साकार हो गया है। इनके लिए जोरदार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से जसपुर सिल्यान नीराकोट की जो वर्षों से सड़क की जो मांग थी और शहर से लगा हुआ ये क्षेत्र था, लेकिन बड़ा दुख होता था कि आज तक भी यहाँ सड़क नहीं गई और आज जो है हमारे समस्त ग्रामवासियों की जो ये मांग पूरी हुई और आज एक कार्यक्रम इस सड़क का उद्घाटन है। सड़क खुदनी शुरू हुई, इसके लिए 1,28,00,000 रुपए और लगभग 4.25 किलोमीटर के लगभग ये सड़क है। हमारी समस्याएं सुनी, जो कि हमारा शहर से नज़दीक होते हुए हमारा गांव तब भी सड़क से जूझ रहा था। हमारे गांव में जैसे डिलीवरी के लिए महिलाएं जब डिलीवरी होती थी तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी, कभी चरपाई पे तो कभी कुर्सियों पे लेके जाना पड़ता था, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। बीमार हो जाता था तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी, सामान ढोने में दिक्कत होती थी। आज विधायक जी के अथक प्रयास से जो है हमें रोड की स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग शिक्षा में और बेहतरीन परिणाम के लिए काफी हद तक बेहतर प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग के द्वारा निपुण भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था। आमतौर पर देखा जाता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और सामान्य गणित को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को बताया कि बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूलों को भी सम्मानित किया गया है। जो भाषा, देखिए बच्चों को जो भाषा है और गणित है, कम उम्र के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना ये FLN प्रोग्राम का लक्ष्य है। उसके लिए पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है ताकि मातृभाषा में बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाया जा सके। उसको लेकर के हमारा कार्यक्रम है और उसको हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हमारे प्रदेश में न छूटे जो मूलभूत रूप से भाषा और गणित में दक्ष न हो। देहरादून को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए MDDA लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर या फिर कॉलोनी में पेड़ों की मांग की जाती है तो उसे निःशुल्क पेड़ों को उपलब्ध करवाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि MDDA ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल में यदि लॉगिन करके वृक्षों की मांग की जाती है तो MDDA उनकी मांगों को निःशुल्क पूरा करता है और MDDA अभी तक 40,000 से ज्यादा वृक्षारोपण कर चुका है। MDDA उपाध्यक्ष का कहना है कि हमने एक योजना लॉन्च की है, उसमें यदि कोई MDDA से पेड़ लेता है या खुद खरीद कर वृक्षारोपण करता है अगर हमसे पेड़ की मांग करता है, देखिए MDDA के द्वारा अगर कोई व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर या किसी कॉलोनी में अगर पेड़ की डिमांड करता है तो हम लोग निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराते हैं। MDDA ऑनलाइन हमारा पोर्टल है, हमने ये कहा कि उस पर कोई लॉगिन करके अगर हमसे पेड़ की मांग करता है तो हम देंगे। लोगों ने डिमांड भी की, हम लोग दिया भी है और अब तक हम इस वर्ष 40,000 से ज़्यादा पेड़ का वृक्षारोपण कर चुके हैं। हमने ये योजना उसमें लॉन्च की है कि अगर कोई हमसे पेड़ लेता है या खुद का भी खरीद के लगाता है और सेल्फी लेकर के हमारे पोर्टल पे अपलोड करता है, तो जितनी भी पोर्टल पे हमारे सेल्फी अपलोड करेगा पेड़ लगाते हुए, उसमें से रैंडमली हम लोग लाठी निकालेंगे और 10 लोगों को उसमें से साइकिल देंगे तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रेरित करेंगे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।